नमस्ते, मैं नेहा गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है व्यवसाय की प्रकृति तथा क्षेत्र। हमने अभी तक देखा कि व्यवसाय किसे कहते हैं, कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, क्रय विक्रय, विपणन, विनिमय, हस्तांतरण किया जाता है। एक व्यवसाय के अंतर्गत जो क्रियाएं की जाती है वह उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह धन कमाना होता है, लाभ कमाना होता है। और जो व्यवसायी है उसकी जो विभिन्न उद्देश्यों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम देखेंगे कि एक व्यवसायी के जो उत्तरदायित्व हैं वह क्या होते हैं। तो व्यवसायी के जो विभिन्न उत्तरदायित्व हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले है विभिन्न समूहों के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व। जो विभिन्न समूह हैं व्यवसाय के, जो विभिन्न वर्ग हैं, उनके प्रति एक व्यवसाय का क्या उत्तरदायित्व होता है। तो सबसे पहले स्वामी और निवेशकों के प्रति उसके उत्तरदायित्व। तो व्यवसाय को प्रभावी ढंग से चलाना, एक व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, जो उसने व्यवसाय स्थापित किया है उसे अच्छे तरीके से चलाना। पूंजी तथा अन्य संसाधनों का उचित प्रयोग करना, जो पूंजी उसने लगाई है या जो विभिन्न अन्य संसाधन है, भूमि है, श्रम है, उनका उचित तरीके से प्रयोग करना। पूंजी की वृद्धि एवं मूल्य वृद्धि करना, जो पूंजी लगाई है, जो निवेशकों ने निवेश किया है उनमें वृद्धि करना, उनको प्रतिफल प्रदान करना। निवेशित पूंजी पर नियमित तथा उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना। यह जो है एक व्यवसायी का उसके स्वामियों के प्रति और उसके निवेशकों के प्रति, कि जो निवेशक हैं उन्होंने जो निवेश किया है उस निवेश को सुरक्षित रखना, उन्हें उचित समय पर जो प्रतिफल है, ब्याज है, उसका भुगतान करना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना उनके निवेशकों को, उनके निवेश के प्रति। यह उसके उत्तरदायित्व होते हैं। इसके अलावा उनके निवेश की सुरक्षा का उन्हें आश्वासन देना कि जो आपने निवेश किया है वह सुरक्षित है, वह समय पर चुका दिया जाएगा। ब्याज का नियमित भुगतान करना और मूलधन की समय पर वापसी करना, यह एक व्यवसायी का अपने स्वामियों और निवेशकों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। दूसरा, लेनदारों के प्रति। तो जो लेनदार है जिनसे उन्होंने उधार माल क्रय किया है, तो समय पर क्या करना, उनकी जो भी उनका पैसा है उनका समय पर भुगतान करना, उनके द्वारा दिए गए उधार की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जो लेनदार है उन्हें ये सुरक्षा या आश्वासन देना कि उनके द्वारा जो उधारी दी गई है वह समय पर चुका दी जाएगी। अन्य व्यवसायों की भांति व्यवसाय के मानकों का पालन करना। जो अन्य व्यवसाय हैं, अन्य व्यवसायों की भांति व्यवसाय के मानकों का क्या करना, पालन करना। जो व्यवसाय के मानक निर्धारित कर दिए गए हैं उनकी भी पालना करना एक व्यवसाय का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। फिर है कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। तो उसके जो कर्मचारी हैं जो वहां कार्य कर रहे हैं उनके प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, तो वेतन तथा मजदूरी का क्या करना, नियमित रूप से भुगतान करना। यदि व्यवसायी ये चाहता है कि नियमित रूप से उसे लाभ होता रहे तो उसका भी उत्तरदायित्व है कि उसके यहाँ जो कार्य कर रहे कर्मचारी हैं उन्हें भी वह क्या करे, नियमित रूप से उनकी जो मजदूरी बनती है, वेतन बनती है, वह उचित समय पर उसका भुगतान करे। उचित कार्य दशाएं तथा कल्याणकारी सुविधाएं। जहां पे वह कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो वहां कार्य करने की उचित दशाएं उपलब्ध करवाना और उनके लिए विभिन्न जो कल्याणकारी सुविधाएं हैं, जैसे चिकित्सा की सुविधा, आवास की सुविधा, वहां पे जो है जलपान की सुविधा है, जो एक मनुष्य की जो बेसिक जो नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनको उसको पूरी करनी चाहिए। भावी जीविका का श्रेष्ठ अवसर भी अपने कर्मचारियों को उसे उपलब्ध करवाना चाहिए। नौकरी की सुरक्षा देना, सामाजिक सुरक्षा जैसे भविष्य निधि की सुविधाएं, पेंशन, अवकाश प्राप्ति के बाद की सुविधाएं, मुआवजा, यह है मतलब सामाजिक सुरक्षा। यानी एक व्यक्ति ये चाहता है कि वह समाज में क्या रहे, सुरक्षित रहे, तो उसके लिए जो भविष्य निधि है, प्रोविडेंट फंड है, उसकी सुविधा दी जाए। आफ्टर जब वो रिटायर हो जाए तो पेंशन की सुविधा या अवकाश प्राप्ति के बाद की सुविधा उसको प्रदान की जानी चाहिए। उनके रहन सहन की स्तर को सुधारना, यानी घर की सुविधा देना, आने जाने की यातायात की सुविधा है, जलपान गृह है, या जो उसके बच्चे हैं, जो शिशु हैं, उनको रखने की वहां पे सुविधाएं देना, यानी उसके कल्याण के लिए कार्य करना और समय के अनुसार उनका प्रशिक्षण तथा विकास करना, ताकि वे अपने कार्य को और अच्छी तरीके से कर सके, उनमें क्या ला सके, विकास ला सके। इसके अलावा आपूर्तिकर्ता
आपूर्तिकर्ता जो उसे माल उपलब्ध करवाता है, तो उसके लिए उसके क्या कर्तव्य हैं, तो वस्तुओं के क्रय के लिए नियमित क्या देते रहना, आदेश देना, कि अपने आपूर्तिकर्ताओं को नियमित रूप से वस्तुओं के लिए आदेश देते रहना, उचित नियमों तथा शर्तों के आधार पर लेन देन करना, उचित उधार अवधि का लाभ उठाना, जो उधार अवधि दी गई है आपूर्तिकर्ताओं द्वारा, तो उसका लाभ उचित तरीके से उठाना, और बकाया राशि का समय पर क्या कर देना, भुगतान करना अपने आपूर्तिकर्ताओं को। यह एक व्यवसाय के उत्तरदायित्व होते हैं। अपने ग्राहकों के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, तो वस्तुओं तथा सेवाएं ऐसी होनी चाहिए कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रख सके। ऐसी वस्तुएं और सेवाएं अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाना जो उसकी उपभोक्ता की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरी कर सके, उन्हें संतुष्ट कर सके। वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता श्रेष्ठ होनी चाहिए। जो वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो सेवाएं उसके द्वारा अपने ग्राहकों को दी जा रही है, तो उसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, वह अच्छी किस्म की होनी चाहिए। वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति में नियमितता होनी चाहिए, यानी रेगुलर रूप से उपभोक्ता को सही समय पर वस्तुएं जब उसको आवश्यकता है तब उपलब्ध हो जानी चाहिए, यानी जमाखोरी जैसे कार्य उसके द्वारा नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से फिर क्या होता है, वस्तुओं सेवाओं के जो मांग पूर्ति है उसमें असंतुलन हो जाता है और वस्तुओं सेवाओं की कीमतें ऊपर नीचे होने लगती है। तो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करना यह भी एक व्यवसायी का उत्तरदायित्व है। वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य उचित सामर्थ्य क्षमता के अनुकूल होने चाहिए, यानी जो भी वह वस्तु है, सेवा है, जो वो मूल्य ले रहा है उनके लिए, तो इस तरीके से मूल्य का निर्धारण करना ताकि उपभोक्ता उसे खरीद सके। यदि बहुत अधिक मूल्य उसके द्वारा रख दिए जाएंगे तो उपभोक्ता फिर उसे लेगा कैसे और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कैसे करेगा। तो उचित यानी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग उसके क्या होने चाहिए, मूल्य होने चाहिए। वस्तुओं के गुण दोष तथा उनके उपभोग के बारे में उपभोक्ता को उचित सूचना दी जानी चाहिए। जब उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदने जा रहा है एक व्यवसायी से, तो उसे उस वस्तु के बारे में सही जानकारी देना, उस वस्तु के गुणों के बारे में भी बताना, और कोई दोष है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे किसी प्रोडक्ट से क्या है, कोई एलर्जी है, कोई थिंग से एलर्जी है, तो उसे बताना उस वस्तु के अंदर कौन कौन से चीजें काम में ली गई है, तो सबके बारे में उसको गुण दोष को बताना और उसको उपभोग किस तरीके से करना है इसके बारे में भी अपने ग्राहकों को इसकी जानकारी देना। और विक्रय उपरांत उचित सेवाएं भी देना, यानी विक्रय के पश्चात की जो सेवाएं हैं, यानी जो वस्तु के, मान लीजिए कोई वस्तु विक्रय कर दी तो उसके बाद उसकी जो सेवा है, उसके मरम्मत की है या अन्य जो सेवाएं उसके द्वारा दी जा रही है, वह सभी ग्राहकों के प्रति उसका उत्तरदायित्व होता है। यदि उपभोक्ता की कोई शिकायत है तो उसे तुरंत दूर किया जाना चाहिए। व्यवसाय को कम वजन, मिलावट आदि अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से बचना चाहिए, यानी जमाखोरी, कालाबाजारी या नाप तोल में उसने कुछ गड़बड़ी कर दी, मिलावट कर दी, सही वस्तुएं उपभोक्ता को नहीं उपलब्ध करवा रहा, तो इस तरीके के जो अनुचित व्यापारिक प्रथाएं हैं उसे वह फॉलो उसे नहीं करनी चाहिए। अपने प्रतियोगिताओं के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, प्रतियोगिताओं यानी जो उसके साथ के जो अन्य व्यवसायी है उनके साथ उनके प्रति उसका क्या उत्तरदायी है, जो प्रतियोगी हैं उसकी। अत्यधिक विक्रय कमीशन का प्रस्ताव ना दे, यानी उन्हें ये इस तरीके का प्रस्ताव ना दे कि तुम्हें अधिक कमीशन दिया जाएगा, तो अत्यधिक विक्रय कमीशन का क्या नहीं दे, प्रस्ताव ना दे। प्रत्येक बिक्री पर उचित छूट दर या प्रत्येक वस्तु के साथ मुफ्त वस्तुएं ना दे, कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और प्रतियोगी के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह इस तरीके के कार्य ना करे कि आप अधिक लेंगे तो आपको ऊंची छूट दी जाएगी या फिर वस्तुओं के साथ मुफ्त वस्तुएं दी जाएगी। तो इससे क्या होता है, एक सही वातावरण का निर्माण नहीं होता है। झूठे और अभद्र विज्ञापन के द्वारा अपने प्रतियोगियों को बदनाम करने की कोशिश ना करें, यानी जो उसके प्रतियोगी हैं, कॉम्पिटिटर हैं, उनके खिलाफ उनको बदनाम करने के लिए कोई गलत का जो सूचना है अपने ग्राहकों को नहीं देना। सरकार के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, तो सरकार के निर्देशों के अनुसार ही व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना करना, फीस, कर, अधिभार आदि का नियमित तथा ईमानदारी के साथ भुगतान करना। जो सरकार है, सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उन्हीं के अनुसार अपना कार्य करना
और सरकार को जो फीस देना है, कर है, अधिभार है, उसका नियमित रूप से भुगतान करना। प्रतिबंधित और एकाधिकारी व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न ना होना, ऐसा कोई कार्य ना करना जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है या फिर ऐसे कार्य जो बाजार में एकाधिकार स्थापित कर ले, ऐसे कार्य उसके द्वारा नहीं किए जाने चाहिए। सरकार द्वारा स्थापित प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का भी पालन करना, क्योंकि वर्तमान में जो पर्यावरण प्रदूषण है वो एक बहुत बड़ा जो एक सामाजिक जो दुष्प्रभाव जिसके देखने को मिल रहे हैं, तो सरकार द्वारा जो प्रदूषण नियंत्रण मानक निर्धारित किए गए हैं उनका उसे व्यवसायी को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। रिश्वत तथा गैर कानूनी क्रियाओं द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त ना होना, तो ये सभी क्रियाएं एक व्यवसायी को नहीं करने चाहिए। समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व, तो समाज के जो पिछड़े और कमजोर वर्ग हैं उनकी सहायता करना, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना, रोजगार के अवसर जुटाना और पर्यावरण की सुरक्षा करना, यह इसके समाज के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है या वन्य जीवन है उनका संरक्षण करना, यानी वनों की कटाई जो है या उसके जो कारखाना है उससे गैस निकल रही है तो उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, तो इन सब के बारे में कम से कम करना, वन्य जो संसाधन है उनका संरक्षण करना, खेलों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में सहायता तथा विकासात्मक शोधों को बढ़ावा देने में सहायता करना, ये सभी एक व्यवसायी के अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अब हमारा आगे देखें तो पर्यावरण प्रदूषण तथा व्यवसाय की भूमिका। वर्तमान में जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इसके अंतर्गत एक व्यवसाय की क्या भूमिका होती है, व्यवसाय इसमें क्या अपनी भूमिका अदा करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, यानी जो हमारा पर्यावरण का मतलब क्या है, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों ओर का जो आवरण है वह किसी ना किसी तरीके से क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है, और इसे ही क्या कहा जाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। यानी वातावरण का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, यानी ऐसे द्रव्य, ऐसी चीजें जो पर्यावरण को क्या करती हैं, दूषित करती हैं, जिसका सजीव तथा निर्जीव तत्वों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी जो सजीव वस्तुएं हैं या निर्जीव वस्तुएं हैं इन सभी पर इसका क्या पड़ रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है। वे सभी क्रियाएं जो एक वातावरण को दूषित करे वह पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है। अब पर्यावरण प्रदूषण 3 प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। यानी वायु में कुछ वायु दूषित हो जाए तो वायु प्रदूषण, जल दूषित हो जाए तो जल प्रदूषण, और भूमि में कुछ दूषित गंदगी हो जाए तो ये भूमि प्रदूषण कहलाता है। तो सबसे पहले जो वायु प्रदूषण है उसके क्या कारण होते हैं, जो वायु दूषित हो रही है, वायु प्रदूषित हो रही है, उसकी क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि जो वाहन है, व्हीकल्स हैं, उनसे निकलने वाला धुआं जो हमारी आसपास की जो हवा है उसमें फैल जाता है, तो इसके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे निकलने वाला धुआं तथा रसायन, जो इंडस्ट्री है, कारखाने हैं जहाँ पे कार्य हो रहा है और उससे जो धुआं निकलता है वह भी हमारी हवा में मिल जाता है। जो आणविक संयंत्र हैं उनसे निकलने वाली गैसें तथा धूल के कण, तो इन सब के माध्यम से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। जो जंगल है उनमें पेड़ पौधे, कभी आग लग जाती है जैसे पेड़ पौधों में, तो उनके जलने से, कोयले के जलने से, तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाले धुआंओं से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अब इसके प्रभाव क्या हैं, जो वायु प्रदूषण हो रहा है, वायु दूषित हो रही है, हवा दूषित हो रही है विभिन्न धुआं से या पेड़ों के जलने से या आणविक क्षेत्रों से जो धुआएं निकल रही है, औद्योगिक इकाइयों से जो धुआएं निकल रही हैं, उनसे जो हवा दूषित हो रही है उसका मानव पर या आसपास की हमारी जो प्रकृति है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो मनुष्य है, पशु हैं, पंछियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें दमा, सर्दी, खांसी, त्वचा रोग आदि बीमारियां पैदा हो सकती है। जो वायु प्रदूषण है उससे व्यक्ति में दमा, सांस की प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी है या त्वचा से संबंधित रोग भी पैदा होते हैं।
फिर आंखों में जलन होती है और सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि धुआं दूषित हो जाएगा तो जब हम सांस लेंगे जो ऑक्सीजन हम लेंगे वो भी दूषित होगी, तो इससे सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी। वायु प्रदूषण के कारण जीन परिवर्तन, आनुवांशिकी तथा त्वचा कैंसर के खतरे भी बढ़ते हैं। जो प्रदूषण, वायु जो प्रदूषण हो रहा है, हवा जो हमारे हम जिससे सांस ले रहे हैं, उससे त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर का भी खतरा होता है। पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अम्लीय वर्षा के खतरे, अम्लीय वर्षा मतलब जो बारिश होगी उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो अम्लीय वर्षा होने का भी खतरा रहता है। ध्वनि प्रदूषण, अवांछित ध्वनि जिससे हम चिड़चिड़ापन या महसूस करते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मतलब ध्वनि का इतना तेज हो जाना जिसको हम सुन नहीं सकते हैं और जिससे हमारे में चिड़चिड़ापन आए, गुस्सा आए, तो वह प्रदूषण क्या कहलाता है, अवांछित ध्वनि। यानी जितनी होनी चाहिए उस आवश्यकता से भी अधिक जब शोर सुनाई देता है, शोर शराबा, तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। इसके क्या कारण होता है, जैसे रेल इंजन है, हवाई जहाज की जो आवाज है, जनरेटर है, टेलीफोन, टेलीविजन, वाहन, लाउड स्पीकर आदि आधुनिक मशीनें ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अगर ध्वनि आवश्यकता से अधिक आवाज अगर हम सुनेंगे तो हमारी श्रवण शक्ति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, सुनाई देने की जो क्षमता है, सिर दर्द होगा, चिड़चिड़ापन होगा, जो रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दोष भी उत्पन्न होने लगते, से नींद नहीं आना, है ना, रात भर नींद नहीं आती, तो मनोवैज्ञानिक दोष भी इसमें उत्पन्न होने लगते हैं। दूसरा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण यानी जल में अवांछित तत्वों का मिल जाना, जिससे जल क्या न रहे, पीने योग्य नहीं रहे, उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। तो जल प्रदूषण का कारण क्या है, मानव मल का नदियों और नहरों में विसर्जन, जो गंदगी है पशुओं के द्वारा, मानव के द्वारा जो गंदगी की जा रही है उसका नहरों में, नदियों में वह जा रही है। जो सफाई है, सिविल का उचित प्रबंधन नहीं होना, जो सिविल लाइन्स है उनका पानी नदियों में जा रहा है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों और नहरों में विसर्जन, जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे जो गंदा पानी निकल रहा है वह भी नहरों में, नदियों में विसर्जित किया जा रहा है, इससे जल प्रदूषित हो रहा है। कृषि कार्यों में उपयोग होने वाली जहरीली रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना, नदियों में कूड़ा कचरा, शवों का विसर्जन, घरेलू सामग्री का समीप के जल स्रोत में विसर्जन, जो हमारी घरेलू सामग्री है यानी जो घर का कचरा है वह नदियों में फेंक देते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। अब इसका क्या प्रभाव होगा, इससे मनुष्य, पशु, पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है। टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां पैदा होती है। अगर हम गंदा पानी पी लेंगे तो मनुष्य को टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक, गैस की प्रॉब्लम ये सभी होने लग जाएगी, और इससे विभिन्न जीव तथा वानस्पतिक प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है। जो पानी के अंदर की जो प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे हैं, पानी के अंदर के जो जीव हैं उनका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है, और इससे पानी के पीने की कमी भी पड़ती है, क्योंकि वह पानी फिर पीने योग्य नहीं रहता है। तीसरा है भूमि प्रदूषण। तो इसके क्या कारण है भूमि प्रदूषण के, तो भूमि मतलब भूमि में कोई गंदगी मिल जाना, जिससे भूमि क्या होती है, प्रदूषित होती है। कृषि में उर्वरकों, रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, यदि जो किसान हैं वो कृषि कर रहे हैं उसमें रासायनिक उर्वरकों का, केमिकल्स का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे भूमि क्या हो रही है, धीरे धीरे बंजर हो रही है। तो उर्वरकों का, रसायनों का या कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने के कारण भूमि क्या होती है, बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है। जो औद्योगिक इकाइयां हैं, खान है तथा खादान है, उनके द्वारा निकलने वाले ठोस कचरे का विसर्जन, तो उसको डाल दिया जाता है भूमि में, और भूमि में मिलकर वे क्या होता है, वह भूमि को प्रदूषित करता है। भवन, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन भी भूमि प्रदूषण के कारण है। कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाली पदार्थों का निपटान, जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है। जो कागज है या चीनी मिलें हैं, उसके अंदर से जो पदार्थ निकल रहे हैं उन्हें भूमि में यूं ही छोड़ दिया जाता है, और फिर वह भूमि में क्या नहीं होती है, मिलती नहीं है, पिघलती नहीं है, तो जिसके कारण भूमि क्या होती है, प्रदूषित होती है। प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग, जो जमीन में दबकर नहीं गलती हो। प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, हम जैसे प्लास्टिक की थैलियां यूज करके फेंक देते हैं, वे बहुत बहुत सालों तक पृथ्वी पर ऐसे ही पड़ी रहेंगी क्योंकि वह गलती नहीं है। तो ये सभी क्या है, भूमि प्रदूषण के कारण है।
घरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निपटान। हमारे द्वारा जो कचरा है या घरों द्वारा, होटलों द्वारा या जो इंडस्ट्री है, जो कारखाने हैं, उनके द्वारा जो कचरा निकलता है उसे भी ऐसे कैसे क्या कर दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है, भूमि पर छोड़ दिया जाता है। जिससे कचरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ता रहेगा तो भूमि क्या होती है, प्रदूषित होती है। अब इसके क्या प्रभाव है, जो कृषि योग्य भूमि है उसकी कमी हो रही है, भूमि धीरे धीरे बंजर हो रही है, बंजर हो रही है तो उस पर कृषि नहीं की जा सकती। भोज्य पदार्थों के स्रोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के हानिकारक, जो कृषि है उसमें अधिक कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण वह हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक रहती है। भू संकलन से होने वाली हानियां, भूमि खिसक रही है तो उससे हानि हो रही है। जल तथा वायु प्रदूषण में भी इससे क्या होती है, वृद्धि होती है। व्यवसाय निम्नलिखित तरीकों से पर्यावरण प्रदूषण को जो है बढ़ाता है। तो उत्पादन इकाइयों से निकलने वाली गैसों और धुओं से व्यवसाय क्या कर रहा है, क्यों पर्यावरण प्रदूषण में अपनी भूमिका को बढ़ा रहा है, तो क्या हो रहा है कि उत्पादन इकाइयां हैं उससे जो गैसें निकल रही है उससे वायु प्रदूषण हो रहा है। मशीनें, वाहनों आदि के उपयोग से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जो मशीनें काम में ली जा रही है, जो व्हीकल्स काम में ली जा रही हैं उससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए वनों की क्या हो रही है, कटाई हो रही है, वन काटे जा रहे हैं, भूस्खलन की समस्या पैदा हो रही है। औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के विकास से नदियों तथा नहरों में कचरे तथा हानिकारक पदार्थों के विसर्जन से, जो नदियां हैं, नहरें हैं, उसमें कचरा और जो गंदा पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, उसका विसर्जन हो रहा है, जिससे जल प्रदूषण हो रहा है। ठोस कचरे को खुले में फेंकने से, खनन तथा खदान संबंधी गतिविधियों से और परिवहन के बढ़ते हुए उपयोग से एक व्यवसाय क्या कर रहा है, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ा रहा है। अब जो पर्यावरण है उसको नियंत्रित करने में व्यवसाय की क्या भूमिका है। एक व्यवसाय है वह पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहा है, तो वो किस तरीके से उसको नियंत्रित कर सकता है, कितने तरीकों से उसे नियंत्रित कर सकता है। तो एक है निवारणात्मक, उपचारात्मक और जागरूकता संबंधी भूमिका। तो सबसे पहले है निवारणात्मक। निवारण का मतलब उसको दूर करना। तो व्यवसाय ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे पर्यावरण को अधिक हानि हो। यानी सबसे पहले एक व्यवसाय द्वारा ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जो कि प्रदूषण को, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। तो निवारणात्मक भूमिका में ऐसे कोई भी कदम ना उठाए जो पर्यावरण को और अधिक हानि पहुंचाए। फिर है उपचारात्मक, क्या उपचार किया जाए इसका, जो हो चुका है उसका। तो व्यावसायिक इकाइयां पर्यावरण को पहुंची हानि को संशोधित करने या सुधारने में सहायता करें। सबसे पहले तो रोक ले, जो अभी तक कार्य किया है अब ऐसा कार्य ना करे जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो, और प्रदूषित हो गया है तो उसका उपचार किया जाए, उसको संशोधित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक वनों की जो कटाई हुई है तो अधिक से अधिक वनों को लगाया जाए। औद्योगिक इकाइयों के आसपास यदि अधिक से अधिक वन लगाए जाएंगे तो जो धुआं है, औद्योगिक इकाइयों से जो निकलने वाला प्रदूषण है वह कम होगा, वर्षा अधिक होगी। तो वनों को अधिक से अधिक लगाया जाए तो ये एक उपचार हो सकता है। और जागरूकता संबंधी कार्यक्रम भी एक व्यवसाय चला सकता है कि लोगों को, यानी जो उसके कर्मचारी है या जनता है, दोनों को पर्यावरण प्रदूषण के कारण तथा उसके परिणामों के संबंध में जागरूक बनाए। एक व्यवसाय क्या कर सकता है एक पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, तो जो उसके कर्मचारी हैं या उसकी जो जनता है, जो लोग देश की जनता है, उन्हें पर्यावरण प्रदूषण के कारण बताए जाए और उनके रोकने के लिए उन्हें क्या क्या उपाय होने चाहिए उसके लिए उन्हें जागृत किया जाए, ताकि वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बजाय ऐच्छिक रूप से पर्यावरण की रक्षा कर सके। ताकि लोग क्या ना करें, जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण को समझेंगे और उनके प्रभाव को समझेंगे तो वे क्या करेंगे कि उसको रोकने की कोशिश भी करेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में एक व्यवसाय की भूमिका है, लेकिन एक व्यवसाय द्वारा इस प्रदूषण को कम भी किया जा सकता है, उसका उपचार भी किया जा सकता है। इस हेतु वह विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी चला सकता है। तो आज हमने जो व्यवसाय है उसके विभिन्न समूहों के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व है और पर्यावरण प्रदूषण में व्यवसाय की क्या भूमिका है और उसको वह कैसे कम कर सकता है, इसके बारे में पढ़ा। थैंक यू।